Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the last topic of our unit number 3 dynamics, and its name is centripetal force. In this lecture we will learn about centripetal force, its examples in our daily life, and then we will learn about centrifugal force along with the applications of centrifugal force in our daily life. What is centripetal force? Centripetal force is actually that force that keeps a body moving in a circle. Whenever a body is moving in a circular path, the force which acts on a body is called centripetal force, and this force is always directed towards the center of the circle. It means that the direction of centripetal force is always towards the center of circle. Let's have a look at some examples of centripetal force और हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। फर्स्ट एग्जांपल देखें, स्पिनिंग अ बॉल टाइड विद अ स्ट्रिंग। हमने एक बॉल को स्ट्रिंग के साथ टाई किया है और हम उसका एक एंड अपने हाथ में पकड़ेंगे और उसको सर्कल में घुमाएंगे। अब क्योंकि बॉल सर्कल में मूव कर रही है, इट मीन्स देयर इज सम सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो असल में स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है उसको। अगर टेंशन ख़त्म होती है या स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी और बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज टर्निंग अ कार। जब एक कार या कोई भी व्हीकल टर्न लेता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इस सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से हमें पता है कि देयर इज सम सेंट्रीपिटल फोर्स, बट यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ अटैच नहीं है बस के साथ। यहाँ पे इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो ग्राउंड और व्हील्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो असल में रिस्पॉन्सिबल है। So the centripetal force is provided by the frictional force between the ground and the wheels. In our third example, planets orbiting around the sun. जो भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और जिनमें से अर्थ भी हमारी एक प्लैनेट है। हमारे इस अर्थ और सन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी टेंशन इन स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो असल में सन की ग्रेविटी है। जो ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करती है और अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। Here are some pictures of the examples we have already understood. In first picture you can see that earth is orbiting around the sun, और आप देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सन के इर्द गिर्द, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो असल में ग्रेविटी ऑफ सन है। सन की ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी अर्थ को, जिसकी वजह से अर्थ सर्कल में मूव करेगी। और क्योंकि हमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अगर हम इस सर्कल का सेंटर देखें तो वो सन बनता है। इसका मतलब है कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है इस केस में दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन। इसी तरह इन पिक्चर नंबर 2 यू कैन सी दैट अ कार इज टेकिंग अ टर्न, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो जिस ग्राउंड के इर्द गिर्द टर्न ले रही है उसका सेंटर है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी सेंटर ऑफ द ग्राउंड होगी, और हमने अभी अभी पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस केस में है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड व्हील्स है। अब लास्ट वाली एग्जांपल देखें, लास्ट वाली पिक्चर देखें। इसमें हमने अपने हैंड के साथ एक स्ट्रिंग को टाई किया है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे हमने बॉल या कोई भी आप छोटा सा पीस किसी स्टोन का ले लें, उसको टाई करें और उसको आप सर्कल में घुमाएं। अब इस केस में जो टेंशन है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड एज यू कैन सी इन पार्ट बी कि जब रोप ब्रेक हो गई है, स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है और टेंशन खत्म हो गई है, तो बॉल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। और ये ब्रेक कब होगी? अगर स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के काबिल नहीं है, कमज़ोर है, या किसी वजह से वो उसमें वो ब्रेकेबल है, तो वो ब्रेक हो जाएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी और सर्कुलर पाथ भी वहीं पे एंड हो जाएगा बॉल का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि फोर्स है और हमें पता है कि जहाँ फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है,
वहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़रूर होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। So according to Newton's second law of motion, a net force causes acceleration in the body. अब हमारे पास जो सेकेंड लॉ है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज F इज इक्वल टू ma। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पे फोर्स असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हम F की जगह FC लिखेंगे, वेयर C शोज सेंट्रीपिटल फोर्स। मास तो कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी असल में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, जिसका हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसलिए हम उसी फॉर्मूले में ए की जगह AC लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला है न्यूटन का सेकेंड लॉ का, ये हम इस वक्त सर्कुलर पाथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वी ऑलरेडी नो इट। जब हमें ये वैल्यू पता है तो हमने जस्ट AC की वैल्यू को FC इज इक्वल टू MAC में पुट करना है and we will get the answer and we will get the final formula for centripetal force, which is mv square over r. This formula shows that centripetal force needed by a body moving in a circle depends on mass of body, square of velocity and radius r of a circle. इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको 4 क्वांटिटीज नजर आ रही हैं जिनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। एक तो FC है, मास है, स्पीड ऑफ द बॉडी है और रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर हम इनमें से किसी भी चीज को चेंज करेंगे, M को, V को या R को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मास को बढ़ा देते हैं तो क्योंकि FC और मास का डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो भी फोर्स बढ़ जाएगी। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रही है और अगर रेडियस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आपका सर्कल जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करेगी और जितना आपका जो सर्कल है वो बड़ा होगा उतनी ही उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कम एक्ट करेगी। तो अगर आपने जो एग्जाम्पल देखी बॉल और स्ट्रिंग वाली, अगर हम उसमें अपनी स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल भी उतना ही बड़ा हो जाएगा और हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उस बॉल को मूव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वीक हो जाएगी। सो वी शुड कीप आवर सर्कल्स शॉर्ट टू मेक द सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रॉन्गर। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हमने न्यूटन थर्ड लॉ में ये भी पढ़ा कि जहाँ भी कोई एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन होता है, जहाँ एक्शन फोर्स होती है वहाँ रिएक्शन फोर्स भी होती है। तो अब हमने देखा कि जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जब अराइज हो रही है, डेवलप हो रही है किसी बॉडी में जो सर्कल में मूव कर रही है, तो वहीं पे उसी की एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होती है जिसका हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें ये भी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं तो इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होनी चाहिए। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है तो सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की जो डायरेक्शन है उसकी हमेशा सर्कल से अवे होनी चाहिए वो डायरेक्शन। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है और एज ए रिजल्ट, एज ए रिएक्शन ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो डेवलप हुई है यहाँ पे वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रही है। लेट अस डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मशीन्स में या हमारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे हम इस केस में हमारी बुक में हम 3 एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज बैंकिंग ऑफ रोड्स, नंबर 2 इज वॉशिंग मशीन ड्रायर्स एंड नंबर 3 इज क्रीम सेपरेटर। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी कोई टर्न होता है वहाँ पे आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो रोड है वो एक साइड से थोड़ी सी एलिवेटेड होती है, उसका एक एज जो है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है दूसरे एज की निस्बत।
अब ये इस एज को एलिवेटेड बनाने का क्या मकसद है? बैंकिंग ऑफ रोड असल में ऐसा फिनोमेना है इन विच एजेस आर रेज्ड फॉर द कर्व्ड रोड्स अबव द इनर एज। हम इनर एज से की निस्बत आउटर एज को थोड़ा सा रेज्ड बनाते हैं और इसका मकसद ये है कि द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि जो टायर्स और रोड्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन है ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन्हीं की वजह से कोई बॉडी या कार जो है वो सर्कल में मूव करती है या टर्न लेती है अपना। अगर फ्रिक्शन काफ़ी नहीं है तो कार टर्न नहीं करेगी बल्कि स्किड करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगी। Banking causes a component of weight of vehicle to provide the necessary centripetal force while taking a turn. बैंकिंग कैसे सपोर्ट करती है सर्कुलर मोशन को? अगर आप पिक्चर में देखें और आप इमेजिन करें कि अगर ये बस जो है ये स्ट्रेट होती बिल्कुल और एक एज रोड का हायर ना होता तो वेट जो कि W है और R जो रिएक्शन फोर्स है ये दोनों एक दूसरे की लाइन में होते, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स इन पे ऐड करती तो कार के एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा थे। अब हमने क्योंकि रोड को थोड़ा सा एक साइड से एलिवेटेड कर दिया है तो अब W और R जो है वो एक लाइन में नहीं है बल्कि R जो है वो थोड़ा सा बेंड हुआ है सर्कल ऑफ द सेंटर की तरफ, और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी वही है जिस तरफ R बेंड हुआ है तो इस तरीके से बस को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है और वो जो है कंप्लीट अपना जो टर्न है वो कंप्लीट करती है सक्सेसफुली। नाउ लुक एट दिस ब्रीफ वीडियो, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक कार जो है ये मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, और हमें ये भी पता है कि सेंटर की तरफ जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तो एज अ रिजल्ट उसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन सेंटर से अवे होगी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कोशिश करेगी कि कार सर्कल में मूव ना करे बल्कि सर्कल से अवे मूव करे। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट करने के लिए कार जो एज है उसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, और इसको टिल्ट करने की वजह से जो वेट और जो रिएक्शन फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स है वो एक दूसरे की लाइन में नहीं रहते। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक दूसरे की लाइन में है, लेकिन जैसे ही हम कार को थोड़ा सा एलिवेटेड करेंगे, उसकी रोड की एक साइड को थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये एन थोड़ी सी झुक जाएगी सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है बिटवीन टायर्स ऑफ कार जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इससे जो है वो सपोर्ट मिलेगी कार को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार स्किड नहीं करेगी बल्कि प्रॉपर अपना जो टर्न है वो कंप्लीट करेगी। Our second example of centrifugal force is washing machine dryers. वॉशिंग मशीन ड्रायर की पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये बने कैसे होते हैं। The dryer or washing machine is a basket spinner having a perforated wall with many fine holes. ये जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है ये एक स्पिनर होता है, इसमें बास्केट होती है और इसकी जो वॉल होती है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, इसको हम परफोरेटेड वॉल कहते हैं। The centripetal force between close and inside of drum pushes them around the circle. अब जब ये मूव करता है जो है बास्केट जो है जब ये मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्लोज के बीच में और ये जो बास्केट है उसके सेंटर के बीच में ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में मूव करवाती है। As a reaction, centrifugal force makes water fly out and get clothes dry. अब सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है
वो इन कपड़ों को अवे सेंटर से अवे मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि कपड़े बास्केट के अंदर डले हुए हैं, कपड़े तो अवे मूव नहीं हो सकते, लेकिन कपड़ों के अंदर जो छोटे छोटे पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए होल्ड करना मुश्किल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पानी को बाहर निकाल देती है और एज अ रिजल्ट जो आपके क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। क्लोथ्स एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स बट वाटर डज नॉट। क्लोथ्स हैवी हैं, उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लग रही है। वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा लाइट हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते और होल से बाहर निकल जाते हैं। Clothes go round in a circle and the water goes in straight line straight to the hose. ये जो water straight line में move कर रहा है और hole से बाहर निकल रहा है, that is due to centrifugal force. यहाँ पे आप देखें ये वॉशिंग मशीन का ड्रायर जो है दिखाया हुआ है और वॉशिंग मशीन के ड्रायर में पानी भर रहा है और उसके अंदर जो कपड़े हैं वो मूव कर रहे हैं। जैसे मशीन चलेगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पानी है वो होल से बाहर निकल रहा है और जब पानी होल से बाहर निकल जाएगा तो आपके क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। Here is an other application of centrifugal machines और ये इसका नाम है क्रीम सेपरेटर। आपको छोटी सी पिक्चर में ये क्रीम सेपरेटर नज़र आ रहा है और एज इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम that this machine is used to separate cream from milk. Cream separators are used to remove the fat content of various products. मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट में से फैट कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रीम सेपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे हम दूध में से मलाई वगैरह या उसमें मजीद जो फैट कंटेंट होता है उसको हम सेपरेट करते हैं इस मशीन को यूज़ करके। अ सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर एंड एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। ये जो बहुत ही सिंपल सी मशीन है और जो सेपरेटर है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स साइंस इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ हाई स्पीड स्पिनर। एक स्पिनर है जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करती है उसकी वजह से कुछ जो कंटेंट है मिल्क का वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। जो लाइटर कंटेंट है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और जो हैवियर कंटेंट है वो विद वॉल्स जो है वो इकट्ठा हो जाता है और हम इनको सेपरेट जो है वो इनको निकाल लेते हैं, अपने अपने कंटेनर्स में निकाल लेते हैं। अब हाउ डज दिस वर्क? द बाउल स्पिन्स एट हाई स्पीड। ये जो बाउल आपको नजर आ रही है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है। यहाँ पे जो मशीन नजर आ रही है ये तो हैंड हेल्ड है, इसको हम हाथ से घुमाते हैं, लेकिन अब जो है जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं और उसमें हमें हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं होती। सो द बाउल स्पिन्स एट हाई स्पीड pushes lighter contents that is cream or butter fat inward. जब हम इसको हाई स्पीड से स्पिन करते हैं तो जो लाइटर कंटेंट है जैसे कि क्रीम और बटर फैट ये लाइटर कंटेंट है, ये इनवर्ड जो है वो जमा हो जाते हैं एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द हैवियर कंटेंट्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, दे आर पुश्ड आउटवर्ड। स्किम्ड मिल्क डेंसर देन क्रीम। स्किम्ड मिल्क वो मिल्क है जिसमें से हमने सारे फैट कंटेंट्स को, क्रीम और बटर फैट को हमने निकाल लिया है और ये जो स्किम्ड मिल्क है ये आउटर वॉल के साथ जो जमा हो गया हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और जो क्रीम जो है जो कि लाइटर पार्ट है ये जमा हो जाता है सेंटर की तरफ। इट इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर एंड इज कलेक्टेड थ्रू पाइप और ये जो आपको छोटा सा पाइप नजर आ रहा है इसमें से हम जो क्रीम वाला पार्ट है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन असल में वो मशीन्स होती हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है वो इन्वॉल्व होती है।